नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी साथियों का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। कैसे हैं सभी प्यारे साथी? जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सभी साथियों का वंदन अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि आपकी वैकेंसी का माहौल है और पटवारी की वैकेंसी आपके सामने है। ऐसे में आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिलेक्शन तक ले जाता है। हिंदी व्याकरण में भी 3 ऐसे अध्याय हैं जिनमें बच्चों को अक्सर समस्या जाती है। एक तो है रस, दूसरा है छंद, तीसरा है अलंकार। इन अध्याय में बच्चों को अमूमन समस्या जाती है। ये तीनों ही अध्याय सविस्तार मैंने आपको पढ़ाए हैं। अलंकार मैंने सविस्तार आपको पढ़ाया है। रस छंद यूट्यूब की क्लास में भी आपको मैंने सविस्तार पढ़ाया है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि सभी साथियों ने बढ़िया तरीके से क्लासेस देखी होंगी और रिवीजन भी करके आए होंगे, है ना? तो प्यारे साथियों, इस तरीके से जो आपका रिवीजन चल रहा है, ऐसे ही अनअकैडमी स्टोर के नाम से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। अनअकैडमी स्टोर में क्या होगा प्यारे साथियों? अनअकैडमी स्टोर में क्या होगा कि हम आपको लास्ट 45 दिन, पटवारी परीक्षा की लास्ट 45 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। जनरली बच्चे परीक्षा के टाइम पे इसलिए दिशाहीन हो जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि लास्ट दिन में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तैयारी की जाती है। लास्ट 45 दिन में कैसे तैयारी की जाए, इसके लिए हमने एक सेशन चालू किया है जो अनअकैडमी स्टोर पर है ना? उसका 300-400 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हमने आपको प्लस क्लास में पढ़ाया है, वैसे ही हम आपको क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे बायोलॉजी की चर्चा करें तो पहले दिन सेल बायोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, बस नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन, डिजीज, ऐसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, है ना? यहाँ पर फिजिक्स में देखा जाए तो ऊष्मा वाले अध्याय की, ध्वनि वाले अध्याय की, प्रकाश वाले अध्याय की, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो गई, चुंबकत्व हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, यूनिट और डायमेंशन हो गया, केमिस्ट्री देखा जाए तो तत्व हो गया, तत्वों का वर्गीकरण हो गया, पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं हो गई, वैसे रासायनिक बंध हो गए। इसके अलावा देखा जाए अम्ल क्षार हो गया, परमाणु संरचना हो गया, ऐसे तमाम प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी में देखा जाए तो वर्णमाला, वर्णविशेष, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, चौथा समुद्र, दशमा, वचन, काल, कारण, भाषा भाग। इसी प्रकार से प्रबंधन में देखा जाए तो प्रबंधन में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलेगी। तो 45 दिन में आपको पता होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको पहले से ही शेड्यूल पता होगा कि अगले दिन किस टॉपिक का टेस्ट है, तो आप उस टॉपिक को रिवीजन करके आओगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ये जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं, ये कहाँ चलने वाली है? ये प्रैक्टिस क्लासेस चलने वाली है अनअकैडमी स्टोर पर। अनअकैडमी स्टोर पर चलने वाली है। अनअकैडमी स्टोर पर पटवारी रिवीजन बैच के नाम से 45 दिन का टारगेट एक प्रैक्टिस सेशन लाया जा रहा है, जो बहुत कम है। वो कम से मुश्किल से 300-400 रुपए में आपको मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट की आवश्यकता है, या अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फुल लेंथ टेस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों, अभी सुनहरा मौका है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपके लिए ऑफर लाया गया था, तो अभी सुनहरा मौका है आपके लिए 30% तक का डिस्काउंट लेने का। अभी बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए प्यारे साथियों। 30% तक का सुनहरा डिस्काउंट आप सभी लोगों को मिल रहा है। 30% तक का डिस्काउंट, अमूमन ये 10% होता है। आप लकी हैं कि अभी आपको ये 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। अमूमन ये डिस्काउंट 10% होता है, और ये कब तक के लिए है? 31 जनवरी तक के लिए है। और ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक कोड की आवश्यकता लगती है, तो आप इस कोड का यूज करके ये डिस्काउंट ले सकते हैं। सो ये 31-30% तक का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ऐसे प्लस कोड का यूज करेंगे तो ये 30% तक का डिस्काउंट आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा अनअकैडमी के सभी के सब्सक्रिप्शन पर, चाहे आप अनअकैडमी स्टोर पर जाएं, चाहे आप अनअकैडमी एमपीपीएससी व्यापम का कोई भी कोर्स खरीदें, है ना? चलो, पर्टिकुलर कोर्स भी खरीद सकते हैं आप। जैसे आपको मान लो पूरी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, तो आप पर्टिकुलर कोर्स भी खरीद सकते हैं। पर्टिकुलरली एमपीपीएससी प्री का कोर्स, पर्टिकुलरली मेंस का कोर्स, या पर्टिकुलरली आप जेल पहरी का कोर्स, पर्टिकुलरली एसआई का कोर्स, पर्टिकुलरली जो है पटवारी का कोर्स, इस तरीके से भी आप खरीद सकते हैं,
है ना, अनअकैडमी स्टोर पर जाकर। तो पर्टिकुलरली बैच वाइज खरीदेंगे तो फिर आपको बहुत कम पड़ जाएगा, बहुत ही कम फीस में घर बैठे तैयारी करेंगे, और उसमें से भी इस कोड का यूज करेंगे ना आपको, तो आप बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे प्लस कोड का यूज करेंगे, डिस्काउंट मिलेगा आपको। अनअकैडमी, आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको एप्लीकेशन पे अनअकैडमी स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए, तो आज की प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि सभी लोगों ने रस पढ़ा होगा। यूट्यूब की क्लास में मैंने आपको रस बहुत डिटेल में पढ़ाया था, है ना, क्योंकि एमपीपीएससी वाले और व्यापम एमपीपीएससी वाले प्राय प्राय रस और छंद नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने अलग से पढ़ा दिया था रस। है ना, अलग से बैच कोर्स बहुत कम कीमतों पे खरीद सकते हैं आप, है ना, और इसको खरीदने के लिए आप यूज कर सकते हैं ऐसे प्लस कोड का। ठीक है जी, चलिए। एमपीपीएससी प्री की चर्चा करें तो मात्र पूरा प्रीलिम्स आप मात्र 3100 रुपये में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक, कृति ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 9, 33, 16 या 99। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस अनअकैडमी स्टोर पर कराई जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी टॉपिक डिटेल में पढ़ाया है, तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के उद्देश्य से आया हूँ। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर मैं आपको टॉपिक सिखाने के लिए आया हूँ, तो सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं केवल प्रैक्टिस कराने के लिए आया हूँ। ऑलरेडी टॉपिक को यूट्यूब चैनल पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है ना, हम ऑलरेडी इसको पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर बस जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं प्रेजेंट हुआ हूँ। तो एक्सप्लेनेशन पे मैं ज्यादा फोकस नहीं डालूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ। आप जानते हैं, ऐसे भाव जो मन में संचरण करते हैं, मन में आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है ना। संचारी भाव स्थायी भाव का साथी माने जाते हैं, और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 होती है। ये जो सब अभी पूछ रहा हूँ, ये सब मैंने आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसमें सब कुछ बताया जाता है। क्लासेस के टाइम पे सारी चीजों की जानकारी इसमें दी जाती है। आप यूट्यूब पर जाके डालेंगे रस बाय शिवम सर, तो आपको मिल जाएगा। रस बाय शिवम सर, छंद बाय शिवम सर, तो भी आपको मिल जाएगा। डेली क्लास होती है? किसने कहा डेली क्लास नहीं होती है? प्लस पर डेली क्लास लेता हूँ मैं, अनअकैडमी प्लस पर डेली क्लास होती है, हिंदी की, कंप्यूटर की, साइंस की, डेली क्लास होती है प्लस पर। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, शांत भाव, अनुभाव या व्यवचारी भाव? भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि का रस सूत्र है आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में विभाव का उल्लेख होता है, विभावानुभाव था। ठीक है, आचार्य भरत मुनि के यहाँ पर ये था विभावानुभाव।
ये था विभाव। आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र में विभाव का उल्लेख होता है। आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र में अनुभाव का उल्लेख होता है। और व्यभिचारी मतलब होता है संचारी भाव। व्यभिचारी मतलब संचारी भाव होता है। आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। और अगर पूछा जाता कि नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख नहीं है, तो फिर आंसर जाता सांतरस। अगर पूछा जाता नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख नहीं है, तो आंसर क्या जाता? सांतरस जाता। दो अलग अलग प्रश्न हैं। अगर पूछा जाता आचार्य भरतमुनि के ग्रंथ में किसका उल्लेख नहीं है, तब आंसर जाना था सांतरस। उसने पूछा आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति का मतलब प्रेम होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। अद्भुत रस के स्थायी भाव का नाम बताएं। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। आलम्बन के भेद हैं। आश्रय उद्दीपन लिखा हुआ है ये। आश्रय उद्दीपन, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है आश्रय, और ये विषय लिखा हुआ है, ठीक है। नायक नायिका आश्रय संचारी भाव, ठीक है। आलम्बन के दो भेद होते हैं। आलम्बन के दो भेद होते हैं। एक होता है आश्चर्य आलम्बन, और एक होता है विषय आलम्बन। सो आश्रय और विषय आंसर आ जाएगा। उसने विभाव के भेद नहीं पूछे हैं, उसने आलम्बन के भेद पूछे हैं। ये लिखा हुआ है शम। सम किस रस का स्थायी भाव है? तो आप जानते हैं कि सम जो होता है ये शांत रस का स्थायी भाव होता है। शम को निर्वेद भी कहा जाता है। शम को निर्वेद भी कहा जाता है। शांत रस को नौवा रस माना जाता है। नौवा रस माना जाता है। आलम्बन के भेद बताइए। आलम्बन के भेद बताइए। तो आप जानते हैं आलम्बन के दो भेद होते हैं। एक होता है विषयालंबन, दूसरा होता है आश्रयालंबन। देखो कुछ लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं, अभी मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तब भी आंसर नहीं लगा पाए। ये जो 35% लोग हैं ना, ये केवल तुक्का मारने के लिए आए हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप को काहे नहीं देखते हो भैया? इस टेलीग्राम ग्रुप में बताया था मैंने कि रस, छंद और अलंकार की प्रैक्टिस होगी, है ना। कोई भी चीज नहीं जो बिना बताए कर देता हूं मैं। इन टॉपिक की क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूँ? क्योंकि ये टॉपिकों में बच्चों को समस्या होती है।
और ये टॉपिक, इन तीनों टॉपिक से कम 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। निम्नलिखित में से वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? खुद पर गर्व करना, खुद की गाथा, खुद की वीर गाथा का वर्णन करना, हर्ष करना, ये सब संचारी भाव होते हैं वीर रस के। जीवन में हास्य रस का महत्व इसलिए है क्योंकि वह जीवन को सारे प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं व्यापम में, और सारे व्यापम के ही प्रश्न है, मैं मन से नहीं लेके आया प्रश्न, क्योंकि हास्य रस जीवन को आनंदित करता है। हास्य रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना जाता है। अगला कसी है, कहत नटत रीचत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे बोर में होता है नैनन ही की सौगात। ये श्रृंगार लिखा हुआ है यहाँ पर। आप जानते हो, कहत नटत रीचत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे बोर में होता है नैनन की सौगात। इस पंक्ति में क्या है बताओ? संयोग श्रृंगार रस है, जहां पर मिलने का वर्णन हो, जहां पर चेहरे के खिलने का वर्णन हो, जहां पर मुस्कुराने का वर्णन हो, जहां पर निहारने का वर्णन हो, प्रेम पूर्वक लज्जा का वर्णन हो, वहां पर होता है संयोग श्रृंगार रस। ये पूरा समझाया है मैंने आपको कि कैसे पहचानना होता है, सब कुछ समझाया है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं समझाने के लिए आया हूं, तो नहीं आया हूँ, मैं केवल प्रैक्टिस कराने आया हूँ। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयुक्त रस निष्पत्ति किसका रस सूत्र है? ये रस सूत्र किसका अभी बताया था थोड़ी देर पहले? है ना? तो ये रस सूत्र होता है आचार्य भरत मुनि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? आप सभी जानते हैं निर्वेद मतलब कि सम, ये स्थायी भाव होता है किसका बताओ? शांत रस का। किसका स्थायी भाव होता बताओ? शांत रस का। अब कर पग गही अंगूठा मुख मिलत, प्रभु पोड़े पालने अकेले हर्षी हर्षी अपने संग खेलत। बताओ कौन सा रस है दी गई पंक्ति में? तो प्रभु की बाल्यावस्था का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन है, अर्थात कौन सा रस जाएगा? वात्सल्य रस जाएगा। लागे बूंद बिनसी जाए चिर में, गर्भ करे क्यों इतना। लिंक ओपन नहीं हो रही तो कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं हो पा रही हो लिंक ओपन तो।
दुनिया की नाशवरता का जहां वर्णन मिले, जहां दुनिया के नष्ट हो जाने का वर्णन मिले, वहां पर होता है शांत रस। तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कागज में यदि पानी लग जाए तो कागज नष्ट हो जाता है, वैसे ही हमारा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। दुनिया की नाशवरता का जहां वर्णन मिले, वैराग्यता का जहां वर्णन मिले, दुनिया की वास्तविकता का जहां वर्णन मिले, वहां शांत रस होता है। चलो अगला क्वेश्चन आपके साथ ये रहा। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? भक्ति, श्रृंगार, शांति, वात्सल्य। अभी 30% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको 31 तारीख तक। तो आप जानते हैं कि भगवान सूरदास भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन सूरदास जी ने बहुत अच्छे से किया है, इसलिए सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है अपनी साहित्य में। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सर्वाधिक सुखात्मक रस कहा जाता है हास्य रस को। बोले सर हमें क्या लेना देना, हम तो तुक्का मारने के लिए आए हैं। वीर रस से परिपूर्ण कविताओं में किस गुण की अधिकता होती है? ये ओज लिखा हुआ है। ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं। वीर रस से परिपूर्ण कविता में ओज गुण की प्रधानता होती है। ओज मतलब होता है तेज। जहां पर वीरता का वर्णन मिलता है, गर्व का वर्णन मिलता है ना, वहां पर ओज गुण होता है। चलो बताओ। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या भामा? क्वेश्चन की नंबरिंग पे ध्यान मत दो, नंबरिंग आगे पीछे हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो क्वेश्चन लगाओ, लास्ट में आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं। तो रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है आचार्य भरत मुनि को। जैसे मैं अगर अभी आपको बताऊं, देखो अभी अभी तक का स्कोर क्या चल रहा है, देखना चाहोगे? देखो अभी तक का स्कोर चल रहा है, इंदर पहले स्थान पर है, रमा दूसरे स्थान पर, प्रीति तीसरे, प्रियम चौथा, अर्चना। ये अभी तक का स्कोर चल रहा है ना। इस तरीके से लास्ट में जब टेस्ट पेपर खत्म होगा तो आपको आपके नंबर पता लग जाएंगे। लास्ट में जब टेस्ट पेपर खत्म होगा तो आप सभी को आपके नंबर पता लग जाएंगे। बोलो हाउ। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? आप जानते हो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। मतलब करुण रस को यमराज की उपाधि, करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी? भरत मुनि ने, दंडी ने, पंडित राज ने या भवभूति ने?
आप सभी जानते हैं कि करुण रस को यमराज की उपाधि भवभूति ने दी थी। ये सारे क्वेश्चन व्यापम की क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए, तो इनको याद रखना। करुण रस को यमराज किसने कहा है? भवभूति ने। क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के कारण उत्पन्न दुख को, शोक को करुण रस कहा जाता है। करुण रस तब देखा जाता है जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है, जब प्रियजन को यमराज ले जाता है। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण, भयानक, भक्ति या वीर? इन दिए गए विकल्पों में से बताओ कि बिहारी किस रस के कवि हैं। इन दिए गए विकल्पों में से बताओ। तुम जानते हो बिहारी मुख्यतः भक्ति रस के कवि हैं। और भक्ति रस को श्रृंगार रस का भेद माना जाता है। अटपटी, उलझी लताएं, डालियों को खींचना है, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कमाए। ठीक है। सांप सी काली लताएं, कौन सा रस है? नेहा, नेहा। तो आप जानते हैं कि दी गई पंक्ति में कौन सा रस है? भयानक रस है। कहा जा रहा अटपटी उलझी लताएं, जैसे मान लो आप रात रात में जा रहे हो और आपके पैर में लता फंस गई और आप उल्टे लटक गए घाली अंधेरी रात में। प्राण को पकड़े अचानक, है ना, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कपाए। तो अगर आपके पैर में लता बिछ जाए और आप उल्टे लटक जाओ तो डर लगेगा आपको। भयानक रस है। चलो बताओ, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि नहीं सर क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं। हाँ जी हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर खेलने के लिए ही यहाँ आया हूँ, कि ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। जिस टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ वहां उसका एक्सप्लेनेशन देकर मैं समय खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर खेलने के लिए ही आया हूँ, है ना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें और एक ही दिन में मैं आपको रस के भी, छंद के भी, अलंकार, तीनों टाइप के क्वेश्चन अटेंड करवा दूं, है ना। तो पढ़ाने के स्तर पे तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? न्यू क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको नोट डाउन कर लो, कुछ नए फैक्ट मिल जाए तो नोट डाउन कर लो। तो अब जानते हैं रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? बताओ। अनुभव कहलाती हैं। मतलब रस के दौरान हमारी जो चेष्टाएं होती है, हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती है, उन्हें अनुभव कहा जाता है। किलक का लिखा हुआ ये, किलक अरे मैं नैन निहारूं, इन दांतों पे मोती वारूं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में है तो उनके दांत, छोटे छोटे दांत एकदम मोती जैसे लग रहे हैं। उन्हीं को देखकर कहा गया है किला करे मैं नैन निहारूं, इन दांतों पे मोती वारूं। मतलब पंक्ति में वात्सल्य रस है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? रौद्र रस को, श्रृंगार को, करुण को या वीर रस को? डेली नहीं होती है, डेली पढ़ाया जाता है। डेली क्लास होती है प्लस पर, जिसमें हिंदी मैं पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ।
ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। यहाँ तो बस मैं क्वेश्चन आंसर खेलने के लिए आया हूँ। व्यवस्थित तरीके से क्लासेस प्लस पर चलती हैं। तो आप जानते हैं श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है, और श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या बताई है 8। बाकी रसों की संख्या है कितनी? रसों की संख्या 9 है। लेकिन अगर आचार्य भरत मुनि के अनुसार पूछे तो आंसर कितना लगाओगे? 8, क्योंकि इन्होंने शांत रस को रस की गणना में सम्मिलित नहीं किया, है ना, इसलिए इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी। लेकिन वर्तमान में रसों की संख्या कितनी बताई जाती है? 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक रौद्र रस का अनुभव नहीं है? कौन सा रौद्र रस का अनुभव नहीं है? दांत पीसना, पैर पटकना, आंखों में लाली या छाती पीटना। एमपीएसआई का प्रश्न है। कौन सा रौद्र रस का अनुभव नहीं है? मैंने रसों की पहचान करना सिखाया था अनुभव की मदद से। मैं आपको रस पहचानना सिखाता हूँ अनुभव की मदद से। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, मेरा सिखाने का तरीका है अनुभव। मैंने आपको अनुभव की मदद से रस को पहचानना सिखाया है। आप जानते हो दांत पीसना, पैर पटकना, आंखों में लाली, गुस्से के कारण, जब आपको गुस्सा आता है तो वहां होता है रौद्र रस। तो गुस्से में आप क्या करते हो? दांत पीसते हो, आप पैर पटकते हो, आंखें कैसे हो जाती? लाल हो जाती हैं, भौहें तन जाती हैं। ये सब क्या होता है बताओ? रौद्र रस के अनुभव होता है। लेकिन छाती पीटना नहीं होता। छाती पीटना होता है करुण रस का अनुभव। हाय राम, ऐसे रोते हो ना छाती पीट पीट के, तो ये करुण रस का अनुभव है, ये रौद्र रस का अनुभव नहीं है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। कौन सा रस है? ये भी एमपीएसआई का प्रश्न है। वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, भयानक रस। कर गए गलती, आधे से ज्यादा लोग गलती कर गए। खैर, गलती होना स्वाभाविक भी है। जिस वर्ष ये प्रश्न आया था ना सब इंस्पेक्टर में, उस वर्ष बहुत सारे लोगों ने गलती भी करी थी, है ना, और गलती करके सिलेक्शन से बाहर हो गए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन निर्धारित कर देता है ना। इस पंक्ति में है अद्भुत रस। जब भगवान श्री कृष्ण अपना अद्भुत रस है इसमें, देखो, कह रहा है यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, झंकार मतलब ध्वनि। तो कह रहा है मुझ में दुनिया की पूरी ध्वनि समाहित है। अगर किसी व्यक्ति में दुनिया की पूरी ध्वनि, पूरा साउंड समाहित है, तो उसकी रचना तो अद्भुत होगी, उसकी रचना तो विस्मयकारी होगी। कह रहा है मुझ में विलीन संसार सकल, अगर किसी व्यक्ति में पूरा संसार समाहित है तो उसकी रचना तो अद्भुत हुई ना, उसकी रचना तो अद्भुत हुई ना। ये पंक्ति तब बोली गई है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने जाते हैं, दुर्योधन नहीं मानता है, तो भगवान अपना विशाल का रूप प्रकट कर देते हैं, है ना। भगवान समझाने जाते हैं कि दुर्योधन मान जाओ, अपने भाइयों से युद्ध मत करो, है ना। बहुत लंबा सर्ग है, मैं आपको सुनाता हूँ जब प्लस पर पढ़ाता हूँ तो, कि आरण्य वन में घूम घूम बाधा विद्रोह को चुम चुम सहदुप घा पानी पत्थर पांडा वाय कुछ और निखर भाग्य न हर दिन सोता है, देखे रण में क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सभी को सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर लाए, पांडवों का संदेशा लाए कि दो नया अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो हमको, 5 ग्राम रख लो, सारी धरती तमाम हम उसी में खुशी से गाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। पर दुर्योधन यह भी कर ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, जो था असाध्य वो साधने चला, उल्टा हरि को बांधने चला। अब भगवान को बांधने जाता है, भगवान को गुस्सा आ जाता है। हरि ने बीच में हुक्कार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।
सूने को साथ कह सकता है तू, मुझे बांध क्या सकता है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। बात समझ पा रहे हो? और भगवान अपने विशालकाय रूप को प्रकट कर देते हैं। जब भगवान का विशालकाय रूप प्रकट होता है तो आंखें खुली रह जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भैया ये कैसे हो गया, है ना। तो क्या होता बताओ, अद्भुत रस है। तो ऐसे पूरे सर्ग मैंने आपको बताए हैं प्लस पर पढ़ाते समय। आ जाओ अगला देखो। अगला है, को अतडिन की पहरी माला, इतरा दिखावत, को चरबी ले चोप सहित निच अंगनी लावत, को मुंडिन ले मानी मोद मुदुक डारत, कोई रंडिन पे बैठो करेजो निकारत। कौन सा रस है बताना है आपको। आप जान रहे हैं यहाँ पर जो है, कोई अतरिन, कोई आंतों को निकाल रहा है, कोई चर्बी खा रहा है, कोई मुंडी ले जा रहा है, मतलब कोई मरा पड़ा है, सब उस पर कौए कुत्ते सब झूम रहे हैं, मतलब घृणा की अनुभूति है। घृणा मतलब बीभत्स रस। यशोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई का सुगावे। तो आप जान रहे हैं यहाँ पर है वात्सल रस की। यशोदा हरी पालने झुलावे, पालने किसको झुलाते हैं, बच्चे को झुलाते हैं, तो कौन सा रस हो जाएगा, वात्सल रस हो जाएगा। वरदे वीणा वादनी वरदे। भक्ति श्रृंगार करुण अद्भुत। तो आप जानते हैं पंक्ति में क्या है बताओ, भक्ति रस है। दी गई पंक्ति में भक्ति रस है। रस के अनुसार अपस्मार क्या है। एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेता होती है, एक प्रकार का संचारी भाव, आधुनिक रस का चारों तरफ पूछा गया रस, या एक काव्य का दोष। रस के अनुसार अपस्मार क्या है। रस के अनुसार अपस्मार एक प्रकार का संचारी भाव है। मैंने पूरी 33 संचारी भाव आपको लिखवाए थे। आवेग, अमर, असूया, उग्रता, उन्माद, मद, मोह, मरणमति, गर्व, ग्लानि, दैन्य, दिति, जड़ता, चिंता, चपलता, हर्ष, लज्जा, त्रास, निंदा, निर्वेद, दिखाया था कि नहीं, पूरा लिखवाए थे आपको 33 संचारी भाव। करुणे क्यों रोई उत्तर में, और अधिक तू रोई, उसको भवभूति ना कोई। ठीक है, विभूति है जो, उसको भवभूति ना कोई, मतलब जा चुका है, अब ना आएगा लौट कर। तो रोने का जो अनुभव होता है ये एक तो वियोग श्रृंगार में मिलता है, दूसरा करुण रस में मिलता है। एक तो वियोग श्रृंगार में मिलता है, दूसरा कहाँ मिलता है, करुण रस में मिलता है। शीश पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। अभी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड का यूज करने पर। कब तक, 31 जनवरी तक।
क्या है बताओ, साफ साफ दिख रहा है कि हंसने का वर्णन है, मतलब हास्यरस होगा। साफ साफ दिख रहा है हंसने का वर्णन मतलब हास्यरस होगा। रस के कितने अंग होते हैं मेरे भाई? आप जानते हो स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, रस के 4 अंग होते हैं। अधिकांश हास्य रस वाली कविताओं के लेखक कौन है? तुलसीदास, काकहतरसी, सूरदास या कबीरदास? अधिकांश हास्य रस वाली कविताएं किसने लिखी हैं? अधिकांश हास्यरस वाली कविताओं के लेखक कौन है? काकहतरसी हैं। बोलो हाउ। अनुभव किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग से खेलने के लिए ये प्रश्न दिया गया था व्यापम ने। व्यापम का प्रश्न दिमाग से खेलने के लिए दिया था। तो चारों विकल्प में से जो विकल्प सबसे अच्छी व्याख्या कर रहा होगा वही आंसर माना जाएगा। देखो, आप लोगों को ना क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका नहीं आता है। अधिकांश लोग नालायक तरीके से क्वेश्चन का अटेंड करते हैं। जिन लोगों ने सी आंसर लगाया है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना जरा। आंसर है ए, लेकिन जिनने सी लगाया वो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। रति, शोक, हास, ये भैया ये स्थायी भाव होते हैं, संचारी भाव नहीं होते हैं। तीसरा तो कतई नहीं लगाना था। तीसरा तो किसी भी कीमत पे नहीं लगाना था, क्योंकि उसने खुद ही गलत लिख दिया। क्योंकि रति, हास, शोक आदि ये स्थायी भाव है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ये हास रस का स्थायी भाव है, शोक करुण रस का स्थायी भाव। तो ये तो स्थायी भाव है, लेकिन वो क्या कह रहा है? संचारी भाव। तो तीसरा तो कोई कीमत पे आंसर नहीं था। आलंबन उद्दीपन, आलंबन उद्दीपन ये विभाव है, वो स्थायी भाव लिख रहा है। ये विभाव होते हैं, मतलब दूसरा चौथा भी कोई कीमत पे आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो सकता है या तो पहला या दूसरा। तो पहला आंसर है। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती हैं। हद हो गई यार। चलो एक और क्वेश्चन बताओ। संचारी भाव क्या कहलाता है? आराम से पढ़ लो पहले, आराम से पढ़ लो पहले। पढ़ लिया? बोल दूं? तेरा बोल। देखो देखो, तीसरा आंसर क्यों नहीं है पहले चर्चा करते हैं। कह रहा है जो भाव थोड़ी देर के लिए निर्वेद को पुष्ट करने आते हैं। क्या संचारी भाव केवल निर्वेद का होता है? क्या संचारी भाव हास्य रस का, क्या संचारी भाव करुण रस का, इनका नहीं होता है? सबका होता है। संचारी भाव केवल जरूरी नहीं है करुण रस का हो, संचारी भाव श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस सब में होते हैं। तो ये कह रहा है केवल निर्वेद को पुष्ट करने आते हैं, गलत है। कह रहा है जो सदैव के लिए रहते हैं। संचारी भाव कभी सदैव के लिए नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए आता है, तो ये भी गलत हो गया। वह भाव जो थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं फिर लुप्त हो जाते हैं। संचारी भाव मतलब कि आए लुप्त हो जाए, आए लुप्त हो जाए। ठीक है। तो अब हम चालू कर रहे हैं छंद के प्रश्न।
चालू करें। रस के प्रश्न कर चुके हैं, छंद के प्रश्न शुरू कर रहे हैं। क्या आप एक बार देखना चाहोगे कि रस में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा? देखना चाहोगे कि मैं डायरेक्ट छंद की को शुरुआत करूं? रस में परफॉर्मेंस देखना चाहोगे या डायरेक्ट छंद की शुरुआत करूं? तो देखो, रस में ये रहा परफॉर्मेंस। 40 क्वेश्चन किए हमने, जिसमें से इंदर पहले नंबर पर है। इंदर, अर्चिता, निकिता, प्रियम, प्रज्ञा, जयदीप, डॉली, रेखा, शैलेंद्र और शिवम, ये टॉप 10 लोग हैं। बाकी आप लोगों को आपकी रैंक दिख रही होगी। बाकी जैसे रमा की 11वीं रैंक है, जैसे नेहा की 14वीं रैंक है, बाकी लोगों को उनकी रैंक दिख रही होगी। क्या आपने कितने को, देखो अनअकैडमी में प्रैक्टिस करने का ये सबसे बड़ा फायदा है, जो किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलता, कि आपके सामने विकल्प आते हैं, ऑप्शन आते हैं, आपको टच करने का ऑप्शन मिलता है ना। यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते हो तो आपको ABCD ऐसे आंसर भेजना पड़ता है, और आपको नहीं पता होता कि आपने कितने गलत लगाए कितने सही लगाए। ये अनअकैडमी पे प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा है, जो किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर ये सुविधा नहीं है, कि आपके सामने पोल आए और आपको लास्ट में ये पता लग जाए कि आपकी रैंक क्या है ऑल ओवर मध्य प्रदेश में, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, सब कुछ बता देता है अनअकैडमी। तो ये बहुत अच्छा फायदा है यहाँ पर प्रैक्टिस करने का। चलो अब छंद की शुरुआत करते हैं, बोलो हाउ। छंद की शुरुआत करें। तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी अनअकैडमी आपको दे रही है 30% का डिस्काउंट। तो शुरू करते हैं मेरे भाई आपके साथ छंद के क्वेश्चन। छंद की शुरुआत करते हैं आपके साथ। एक मिनट दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया है, बस एक मिनट, बस 1 मिनट दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। छंद का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून कबीरा। दोहा, सवैया, चौपाई या सोरठा। देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं, जिस भी व्यक्ति ने छंद नहीं पढ़ा है उस व्यक्ति के लिए ये सेशन है ही नहीं। क्योंकि छंद एक ऐसा अध्याय है कि यदि आपने मात्राओं की गणना करने के नियम नहीं पढ़े हैं, आप ये मत सोचो कि छंद के उदाहरणों को याद किया जाता है। छंद के उदाहरणों को याद किया जाता है ये मत सोचोगे बिल्कुल आप ना। छंद के उदाहरणों को कभी रटा नहीं जाता है। मैंने छंद की पहचान करना बहुत अच्छे से सिखाया है, यूट्यूब चैनल पे पूरा छंद पढ़ाया है। छंद की पहचान करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो ये पता हो किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरा ये पता होना चाहिए कि छंद में मात्राओं की गणना की कैसे जाती है। मात्राओं की गणना के नियम बहुत विस्तार से आपको सिखाए गए हैं, बहुत विस्तार से मात्राओं की गणना के नियम सिखाए गए हैं। चलो तो एक बार मैं ही देख लूं कि कौन सा छंद है। ये है दोहा। देखो दोहा क्या होता है,
दोहा की चर्चा करें तो ये एक अर्ध समात्रिक छंद होता है। देखो यार, आप सोच रहे होगे अर्ध समाज, जिस व्यक्ति ने छंद नहीं पढ़ा है ना वो जा सकता है, आप बढ़िया किसी और सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकता है, उसके लिए क्लास है ही नहीं। जिन्होंने छंद पढ़ा है उन्हीं के लिए क्लास है। दोहा एक अर्ध समात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में होती है 13 और सम चरणों में होती है 11 मात्राएं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मिलेंगी 13, यहाँ से यहाँ तक मिलेंगी कितनी, 11 मात्राएं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या है बताओ, दोहा है। अगर छंद पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है, पूरा छंद पढ़ सकते हो आप। ठीक है, 2 पार्ट में पूरा छंद पढ़ाया गया है, 3 पार्ट है, सॉरी छंद के 3 पार्ट हैं। रोला की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, 14 21 24 या 34। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में होती है 24 मात्राएं। कितनी मात्रा होता है जी? 24 मात्राएं। छंद के कितने प्रकार होते हैं? व्यापम का प्रश्न है, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का क्वेश्चन है। 3 4 2 5 या 4। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला गया, मतलब कि हिंदी के अनुसार छंद के भेद बताने हैं। और हिंदी में आप जानते हैं छंद के कितने भेद हैं? मात्रिक छंद, वाणिक छंद और मुक्तक छंद। दोहा और रोला को मिलाने से क्या बनता है? दोहा छंद में रोला छंद मिलाने से क्या बनता है? हरि गीतिका, कुंडलियां, सवैया या वरवई। दोहा छंद में रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है? आप जानते हैं दोहा छंद में रोला छंद मिलाने से दोहा दोहा में रोला मिलाने से दोहा में रोला मिलाने से बनता है कुंडलियां। नमस्ते बनता है कुंडलियां। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि मैंने मेंस का पेपर 5 जो हिंदी का है ना, वो मैंने रिकॉर्डेड क्लास से कंप्लीट कर लिया है पूरा। जी। तो आपका जो ये एक सेशन आ रहा है ये 17 फरवरी से सी सेट वाला हिंदी का, हम्म। तो वो मैं उसे करूं या वो उससे हो जाएगा कंप्लीट सर? काय के लिए कंप्लीट? कौन से एग्जाम के लिए? सर एमपीपीएससी के लिए। तो वो अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो आवश्यकता ही नहीं है, वो आपने पूरा कंप्लीट कोर्स है, बहुत तसल्ली के साथ पढ़ाया गया है उस हाँ कोर्स जी को। सर, वो मेंस का जो पेपर 5 है ना हिंदी का, वो मैंने कर लिया है पूरा कंप्लीट। उससे पूरा पटवारी भी कवर हो जाएगा, बस आपको रस और छंद ये 2 चैप्टर अलग से पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैंने जानबूझकर ये 2 चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाए थे कि जो पीएससी वाले बच्चों ने पेपर 5 पढ़ा है और यदि पटवारी की हिंदी कवर करना चाह रहे हैं तो वो रस छंद यूट्यूब से कर लें। और जी सर, फिर ये वाला कोर्स लूंगा कि नहीं मैं, ये जो आपका आपका जो 17 फरवरी को है सी सेट वाला? वो 17 फरवरी दिख रहा है डेट, लेकिन वो लंबा जाएगा, उसको मैं बढ़ा दूंगा, वो करीब मार्च के बाद आएगा। आएगा तो सही, लेकिन सर मुझे लेना है या नहीं लेना है? आवश्यकता नहीं है। जी सर, जी सर। ठीक। थैंक यू सर। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई के चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के चरणों में कितनी 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 मात्राएं होती हैं?
देखो दो छंद होते हैं, एक होता है चौपाई और एक होता है चौपई। चौपाई, चौपाई की प्रत्येक चरण में होती है 15-15 मात्राएं, और चौपाई की प्रत्येक चरण में होती है 16-16 मात्राएं। तो यहाँ चौपाई पूछा गया है, मतलब आंसर जाएगा 16। पेपर 6 को समय लगेगा, मार्च के आसपास होगा। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है, पहले और तीसरे चरण में? दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवधि शिला का और पर था गुरु भार, तिल तिल कट रही थी दृग जलधार। आपको बताना है कौन सा छंद है। ठीक है, बताओ। कौन सा छंद बताओ। देखो, एक छंद होता है बरबय छंद। इसके प्रत्येक चरण में 12, इसके विषम चरणों में 12, सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 और 7 के साथ ये बन जाएगा बरबई छंद। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा समय देंगे, ओके, ध्यान रखेंगे आपसे। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको समय दे दिया करूंगा, ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। चलो, चलो बताओ। आराम से पहले मात्रा लगा लो। मुंह होई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन। पंक्ति में कौन सा छंद है? आराम से लगाओ मात्रा। देखो, छंद में केवल एक पंक्ति में मात्रा लगाओगे, छंद का नाम पता लग जाएगा। जरूरी नहीं कि पूरी पंक्ति में मात्रा लगाते रहो। अभी आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर, और ये 30% का डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐसे प्लस कोड का यूज कर सकते हैं। चलो, पोल का टाइम भी मैं बढ़ा देता हूँ। आप जानते हैं दी गई पंक्ति में कौन सा छंद है, बताओ। सोरठा छंद है ना, क्योंकि ये 11-13 के साथ कौन सा आ रहा है, सोरठा आ रहा है। ठीक है भैया, रोला में भी 11, अब देखो ये रोला में भी 11-13 होती हैं, लेकिन रोला में जो तुक मिलती है ना, वो दो दो चरणों में मिलती है, और सोरठा में तुक मिलती है विषम चरणों में। ये देखो, अब आप पूछोगे कैसे, तो यहाँ नहीं समझाया जा सकता है। रोला और सोरठा में क्या अंतर है, इसको समझाने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं, है ना। और रोला कहीं विकल्प में दिख रहा है आपको? ठीक है, तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
1 2, अब देखो यहाँ अनुस्वार लगा है इसलिए बिंदी लगी इसलिए 2 हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आंसर जाएगा 16। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसने छंद नहीं पढ़ा है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेशन है ही नहीं। ये प्रैक्टिस सेशन उस बंदे के लिए है जिसने छंद पढ़ रखा है। यूट्यूब चैनल पे छंद डिटेल में पढ़ाया गया है, जाके सर्च मारना छंद बाई शिवम सर, मिल जाएगा आपको। चलो अगला बताओ। अर्ध समात्र जाति का छंद है रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। इनमें से कौन सा अर्ध समात्रिक छंद है? अगर आपके जो मित्र हैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहा है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको बोलो कि यूट्यूब पे प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती आपको कि आपको पोल मिल जाए, आपको रैंक पता लग जाए, कितने गलत हैं कितने सही, सब पता लग जाए। उनको सही स्थान तक भेजो, लिंकिंग शेयर कर दिया करो, ताकि बेचारे जो पढ़ रहे हैं नहीं कर पा रहे प्रैक्टिस कर पाए। कोई पैसा तो लगता नहीं है प्रैक्टिस सेशन का, है ना। तो अर्ध समात्रिक जाति का छंद कौन सा बताओ? दोहा, रोला, चौपाई, ये समात्रिक छंद है। रोला चौपाई ये समात्रिक छंद है, ठीक है। सॉरी, रोला और चौपाई समात्रिक छंद है। दोहा क्या बताओ? अर्ध समात्रिक छंद है, ये अर्ध समात्रिक छंद है। कुंडलियां क्या बताओ? संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद या इसको विषम छंद भी कहते हैं, विषम मात्रिक छंद, या इसको विषम मात्रिक छंद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु लगे दर विमल जस जोदायक फल चार। बताओ ये क्या है? बोल दो छंद का नाम। आराम से देखो, बहुत समय है, पोल मैंने बढ़ा के दिया है, पोल का समय बढ़ा दिया है ताकि आप आराम से गिनो। तो इतना समय दिया है पोल का, फिर भी खट से तुक्का मारने के लिए परेशान हो जाते हो। दो सौ से ज्यादा लोग क्लास को देख रहे हैं अभी। तो आप जान रहे हो कि दी गई पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा छंद है। दोहा में होती है 13 11 मात्राएं, है ना। तो कितनी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी मात्राएं? 13 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये दोहा हो जाएगा। बोलो हाउ। किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरगई, चौपाई, सोरठा या छप्पाई? आप जानते हो प्यारे साथियों, छप्पा जो होता है ये 6 चरण होते हैं। छप्पा में कितने चरण होते हैं? 6। छप्पा बना होता है किससे बताओ? रोला प्लस उल्लाला से। रोला प्लस उल्लाला से 4 चरण होते हैं रोला के, 2 चरण होते हैं उल्लाला के, तो टोटल होते हैं इसमें 6 चरण। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में?
तो देखो छंद जो है पूरा डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर मैं केवल आपको प्रैक्टिस कराने के लिए आया हूँ, एक्सप्लेनेशन में नहीं दे रहा हूँ आपको जानबूझकर, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में छंद, रस, अलंकार ये सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ आपको। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंडल में मिलता है। और छंद के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं पिंगल ऋषि। छंद के आदि प्रवर्तक पिंगल ऋषि माने जाते हैं। आपको बताना है शिल्पगत आधार पर दोहे का ठीक उल्टा कौन सा छंद है। शिल्पगत का मतलब होता है रचना के आधार पर। दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? कब कब पढ़ा होगा या कहीं पे, पता नहीं। तो दोहे का ठीक उल्टा होता है सोरठा। दोहे में के विषम चरण में होती है 13, सम चरण में होती है 11, जबकि सोरठा के विषम चरण में होती है 11, विषम चरणों में 11, सम चरणों में कितनी होती है 13। तो ये कहलाता है दोहा। उसका ठीक उल्टा क्या होता है? सोरठा। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? सममात्रिक छंद कौन सा है? रोला सममात्रक है इसलिए ना होगा। नहीं, और भी चीजें होती हैं। रोला उल्टा नहीं होता, क्योंकि तुक भी देखी जाती है। रोला में तुक दो दो चरणों में मिलती है। यहाँ देखो, दोहा में तुक मिलती है सम चरणों में, और यहाँ तक मिलती है विषम चरणों में। इसलिए पूरा उल्टा चलता है ये। जबकि रोला जो होता है, रोला में तुक दो दो चरणों में मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हो सर, यहाँ नहीं समझाया जा सकता इसको। जब पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय समझाया जाता है डिटेल में। आपको बताना है इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है। दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, जबकि हमारा चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। बोलो हो। चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? ऐसे छंद जिनके सभी चरणों में एक समान मात्रा होती है इन्हें कहा जाता है सममात्रिक छंद कहा जाता है। अब जो प्रैक्टिस करके आया उसको तो बहुत मजा आ रहा होगा कि सर मेरे से रस के क्वेश्चन भी बन गए और छंद के क्वेश्चन भी बन रहे हैं सर, मुझे अच्छा लग रहा है। गुणों की संख्या कितनी होती है? इसलिए मैंने पहले टॉपिक के नाम बता दिए थे टेलीग्राम ग्रुप में। ये जो टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है, जो चैट बॉक्स में पिन दिख रहा है, गणों की संख्या कितनी है? 4, 5, 7 या 8? गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये गण मगण तगण सगण रगण जगण भगण नगण, है ना।
तो गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और गणों के निर्धारण के लिए एक सूत्र दिया गया था, यम आता राजमान सलगा। और 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। छंद शास्त्र की प्रणेता माने जाते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अभी अनअकैडमी प्लस पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है, जो 31 तारीख तक के लिए है। आप जानते हो छंद शास्त्र के प्रवर्तक पिंगल ऋषि माने जाते हैं। कितने वर्णों के समूह को गण कहते हैं? कितने वर्णों के समूह को गण कहा जाता है? 30% का डिस्काउंट चल रहा है, अभी करा सकते हो। 31 तारीख के बाद जो है मात्र 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलो बताओ आंसर। 3 वर्णों या अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। छप्पा किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक, विषममात्रिक, अर्धसममात्रिक। छप्पा किस प्रकार का छंद है? आज शाम को कंप्यूटर की क्लास, आज संडे है तो जहां तक तो नहीं होगी, यदि हुई तो मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज डाल दूंगा। छप्पा किस प्रकार का छंद है? छप्पा एक हमारा विषम मात्रिक छंद है, और विषम मात्रिक छंद को संयुक्त छंद भी कहते हैं। सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुखकर नियम, बस उसी सुभाषित देश में जागे हैं जगदीश हम। अब आपको मात्रा लगाना है और मात्रा लगाकर बताना है कि कौन सा छंद है। तो मैं पोल का टाइम बढ़ा के दूंगा, बिल्कुल मत घबराना, बढ़ा कर पोल दूंगा मैं आपको, है ना। पोल का समय बढ़ा कर दे दिया है। बोले सर आप तो पोल दोगे, हम तुरंत तुक्का मारेंगे। ये है ये छप्पा छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? छप्पा का, सॉरी उल्लाला का। ये उल्लाला का उदाहरण है। उल्लाला के विषम चरणों में मिलती है 15 मात्राएं, सम चरणों में मिलती है 13। जरा देखो आ रही क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 15 13 के साथ ये बन जाएगा हमारा उल्लाला। उल्लाला ले ओ, उल्लाला ले ओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। वहां से पढ़ो पूरा हनुमान चालीसा, आपको याद होगा वैसे तो। आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो ये रटना थोड़ी पड़ता है, ये रटा नहीं जाता है, मात्रा लगानी पड़ती है। 16 मात्रा आ रही है इसलिए चौपाई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राओं का छंद कौन सा होता है? चौपाई होता है ना।
चलो, रहिए लटपट काट दिन, बरू घामे में सोए। चलो पहली पंक्ति में गिन के बता दो कौन सा छंद है। एक पंक्ति में गिन लो, पता लग जाता है, पूरी पंक्तियों में लगाने की आवश्यकता नहीं मात्राएं। इसका एक ऑप्शन मैं दोहा कर देता हूं, अभी बताओ। तो 13-11 मात्रा आ रही है, 13-11 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 13-11 के साथ कितनी, कौन सा छंद हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। बी ऑप्शन टिक कर दिया था, अरे डी लगाना था मुझे, मैंने डी टिक कर दिया था क्या, आंसर डी होगा, आंसर डी फॉर डॉग होगा। नहीं, कुंडलियां थोड़ी आएगा, ठीक है, डी आंसर आएगा, दोहा छंद। चलो कोई बात नहीं, आपने तो डी लगाया था ना, आपने तो डी लगाया ना। अच्छा, अच्छा 6 चरण है, ठीक 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 ठीक, मैंने देखा नहीं इसमें, आ जाओ जरा 1 मिनट। 6 चरण है, 24 मात्रा आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आंसर कुंडलियां जाएगा। हाँ, रहिए रहिए से देख सकते हो, आंसर कुंडलियां जाएगा। अरे मैं भी देख नहीं रहा हूँ यार, मेरा दिमाग क्या हो गया है, मुझे जुकाम के कारण दिमाग पागल हो रहा है। आंसर क्या जाएगा, कुंडलियां जाएगा। साफ साफ तो दिख रहा है, रहिए रहिए से क्या पता लग जाएगा, कुंडलियां। साफ साफ पता लग जाएगा, रहिए रहिए से क्या हो रहा है बताओ, कुंडलियां हो रहा है। ठीक है, क्षमा, ठीक है। 6 चरण दिख रहे हैं ना, 6 चरण, तो साफ साफ 1 2 3 4 5 6, 6 चरण दिख रहे हैं, तो साफ साफ क्या हो जाएगा, आंसर कुंडलियां हो जाएगा। आंसर जिन्होंने बी लगाया है उनका सही है, आंसर जिन्होंने बी लगाया उनका सही है। 6 चरणों वाला एक 24-24 मात्रा के साथ क्या हो जाएगा, ये कुंडलियां हो जाएगा। बात कर पा रहे हो, 24-24 मात्रा के साथ कुंडलियां हो जाएगा। और एक तरीके से और पहचान सकते हो, कुंडलियां की पहचान क्या है बताओ। कुंडलियों की पहचान होती है, कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होती हैं उसी शब्द पर जाकर क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये सबसे अच्छी पहचान है कुंडलियां की। बताया था कि नहीं, कुंडलियां पढ़ाते समय बताया था कि नहीं, याद करो, बताया था कि कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होती हैं उसी पे खत्म हो जाती हैं। बोलो हाउ, आंसर क्या जाएगा, कुंडलियां जाएगा। ठीक है, चलो, तो अपना 1 नंबर बढ़ा के मान लेना, जिसका गलत हो गया वो 1 नंबर बढ़ा के मान लेगा अपना। ठीक है, चलो आ जाओ। कभी समाज को बिरवा चले लगाई, सींचन की सिदलित जो मुरझी ना जाई। 6 चरण दिख रहे थे ना, तो वैसे ही बता देते कि कुंडलियां हैं। 6 चरण दिख रहे हैं मतलब कुंडलियां हैं। मैंने देखा ही नहीं कि 6 चरण है, मैं आंसर थोड़ी पहले से लगा के रखता हूँ, मुझे 6 चरण दिखे ही नहीं। आप सभी जान रहे हो ये कौन सा छंद है, बरवई छंद है। 12 और 7, 12 मात्राएं और 7 मात्राओं के साथ ये क्या हो जाएगा, 12 7 के साथ बरवई छंद हो जाएगा। हाँ, मैंने 6 चरण नहीं देखे इसलिए तो एडिट करना पड़ा, 6 चरण देख लेता तो एडिट थोड़ी करता मैं, क्योंकि ये स्लाइड पता नहीं कब मैं, मुझे थोड़ी पता होता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है अगला। बहुत समय पहले जो है मैंने क्वेश्चन ये देखे थे।
ठीक है, आ जाओ। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचार यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। बताओ क्या होगा। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए। बताओ। ये वार्णिक छंद का उदाहरण है। वार्णिक छंद, वार्णिक छंद में ये है उपेंद्र वज्रा। ये कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा है। उपेंद्र वज्रा एक वार्णिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो गिनो, जब वर्ण गिनते हैं तो मात्राओं से कोई मतलब नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सीधा वर्ण गिन लिया जाता है, चाहे उसमें छोटी मात्रा लगी हो या बड़ी मात्राएं लगी हो। वर्ण गिनते समय मात्राओं से कोई मतलब नहीं होता है। उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन उपेंद्र यहाँ पर आपको गण लगा के देखने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा पता, एक जगण मिलेगा, जगण मिलेगा, फिर तगण मिलेगा, फिर जगण मिलेगा। गण लगाओगे तो जगण तगण गण जगण मिल जाएगा, इसलिए इसमें उपेंद्र वज्रा जा रहा है। इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ पे गण का अंतर होता है। सिखाया था कि नहीं, गणों का अंतर होता है। वीर या आला जाति का छंद कौन सा है? वीर या आला छंद किस जाति का है? वार्णिक, मात्रक या मुक्तक? अभी 7 बजे यूट्यूब चैनल पर क्लास है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे फिजिक्स कंटिन्यू चल रही है, जिसमें मैं आपको ऊष्मा वाला अध्याय पढ़ा चुका हूँ। अभी ध्वनि वाले अध्याय की या दूसरी क्लास है। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ाऊंगा। तो वीर्य आला छंद एक मात्रिक छंद है। एक कैसा छंद है? मात्रक। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, है ना। अभी छंद चल रहा है, छंद के बाद अलंकार के प्रश्न भी करा दूंगा। कोई इंपॉर्टेंट काम है तो छोड़ के जा सकते हैं क्लास को। कोई भी छंद किस में विभाजित होता है? चरणों में, यति में, या दोनों में? तो आप जानते हैं कि कोई भी छंद यति में भी और चरणों में भी विभाजित होता है। तो बताओ, किस छंद के पहले तीसरे चरण में 13-13, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। बताओ कौन सा छंद होगा? तो आप जानते हैं 13-11 के साथ
13 13 और 11 11, 13 11 के साथ ये कौन सा छंद है बताओ? ये दोहा छंद हो जाएगा। विषम चरणों में 13 13, सम चरणों में 11। चलो बताओ, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरि गीतिका, कुंडलियां, सवैया या बरवई? आप सभी जानते हैं दोहा में रोला मिलाने से कुंडलियां छंद बनता है। तो यहाँ पर छंद के क्वेश्चन खत्म हो गए, छंद के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब अलंकार के क्वेश्चन चालू करेंगे। आर यू रेडी और नॉट? बोलो, हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हाई है तो लीडर बोर्ड देखना चाहोगे? अलंकार का क्वेश्चन चालू करूं कि पहले लीडर बोर्ड दिखा दूं? रस छंद में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है देखना चाहोगे? किस बच्चे के रस छंद में कितने नंबर आए हैं देख लो। देखो, अनअकैडमी में पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको ये पता लग जाता है कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, आपकी रैंक क्या है। ये किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने पे नहीं पता लगेगा। इंदर, अर्चिता, प्रियम, निकिता, नंदिनी, डॉली, सुमन, नरगिश, कीर्ति और पूजा, कुछ लोग बदले हैं, कुछ लोग नए आ गए हैं। सभी को पता होगा कौन किस रैंक पर है। लगभग 225 लोग क्लास को देख रहे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश के अच्छे बच्चों में से आपकी ये रैंक है। अगर पूरे मध्य प्रदेश के अच्छे बच्चों में से आप टॉप 10 में हो तो ये बहुत बड़ी बात है ना। चलो अब चालू करते हैं अलंकार के प्रश्नों को। बोलो हाउ। अलंकार के प्रश्नों को चालू कर रहे हैं, करते चालू। चलो, अब जो तीनों चैप्टर का रिवीजन करके आया ना उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि हाँ सर मजा आ रहा है, आपने तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाए भी हैं और मैंने तीनों चैप्टर के क्वेश्चन भी लगा लिए, तो मेरा जो है तैयार हो गया। ठीक है, तो मैंने तीनों चैप्टर पढ़ाए भी हैं आपको। तो अब बच्चे को मजा आ रहा होगा कि हाँ सर मजा आ रहा है। शुरू करें? तैयार हैं आप? ऐसे ही साइंस का प्रैक्टिस सेशन रख लें एक, साइंस का रख लूं ऐसे प्रैक्टिस सेशन 100 क्वेश्चन का। चलो देखते हैं, मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में बताऊंगा। अगर आज रात में रखा तो टेलीग्राम ग्रुप में बताऊंगा। ठीक है, हाँ आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा? अब मैं पोल का टाइम कम कर दूंगा। अलंकार में पोल ज्यादा नहीं चाहिए पड़ता है। तो आप जानते हैं जयलक्ष्मी से उदित हुई, सा सी से सम सरित समान। ये सी सा सी से सम इत्यादि शब्दों को देखकर पहचान गए कि आप क्या है बताओ? ये उपमा अलंकार है। कौन सा कथन असत्य है? अलंकारों का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहरी बन जाता। तीनों सही है, मतलब कोई भी गलत नहीं है। आंसर जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। जलता है या जीवन पतंगा? यमक है, उपमा है, रूपक है या इनमें से कोई नहीं?
देखो, यदि यमक अलंकार होता तो कोई ना कोई शब्द दोबारा आता और शब्द के भिन्न अर्थ में आता। कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जो रिपीट हुआ हो और अलग अलग अर्थ लेकर आया हो, तो यमक तो नहीं हो सकता। उपमा होता तो सा सी से सम सरिस समान मिलते, उपमा भी नहीं है, तो बचा क्या? रूपक। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना है? बताओ। है ना, तो आचार्य विश्वनाथ जो है अलंकार को काव्य की आत्मा कहते हैं। वैसे दंडी भी विरोधी थे रस के। अगला है हरिमुख मानो मधुर मयंक। उपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा या प्रतीक। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। आप जानते हैं जहां मानो मिल जाए, मनु मिल जाए, मनहु मिल जाए, जानो मिल जाए, जनु मिल जाए, जनहु मिल जाए, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा किस अलंकार के भेद हैं? अनुप्रास, शब्द अलंकार, अर्थालंकार या उभय अलंकार। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थ अलंकार के भेद हैं। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? हाँ, चले जाओ अन्नू, बिल्कुल जाओ। ये क्या बताओ? श्लेष अलंकार है। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि में समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन में आंसर बता दिया। बचा कुचा मैंने बता दिया आंसर। उसके बावजूद भी 20% लोगों जो है उनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है ना। कौन सा अलंकार होगा बताओ? संदेह अलंकार। आप बड़ी तारीफ कर रहे हो कि थक गए होंगे, लगता है उस 20% में आप भी थे। दिग्दाही से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के। संदेह, भ्रांतिमान, उपमा या अनुप्रास। अलंकार भी मैंने विस्तार से पढ़ाया है आपको। गुड इवनिंग। अलंकार भी विस्तार से पढ़ाया है। आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से कि जहां पर या मिलता है, या कहाँ मिलता है बताओ? संदेह अलंकार में। दिग्दाही मतलब कि आग से धुआं उठ रहा है या कोहरा छाया हुआ है, क्योंकि धुआं और कोहरे दोनों एक जैसे दिखते हैं, है ना। जलधर मतलब कि कोहरा, बादल। तो बादल है या धुआं है? धुआं कोहरा एक जैसे दिखते हैं, तो संदेह बना हुआ है। यह अतः पानी रखता है सूखा सा गात्र।
या अथाह पानी रखता है सूखा सा गात्र। तो संदेह है, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है या व्यतिरेक है? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। आप सभी जानते हो अथाह पानी, जो गात्र मतलब होता है गड्ढा, गात्र मतलब होता है गड्ढा। तो जो गड्ढा सूखा सा है वो अथाह पानी कैसे रखता है? ये तो रख सकता है। जो गड्ढा सूखा सा है, गात्र मतलब गड्ढा, जो गड्ढा सूखा सा है वो अथाह पानी कैसे रख सकता है? ये तो विरोध हो गया ना जी, ये तो विरोध हो गया। किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है? भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, संदेह। मतलब क्लियर ना हो पाए। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, क्लियर ही ना हो पाए। किस अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है? आप जानते हो संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है। काली घटा, काली घटा का घमंड घटा, उपमा है, शब्दालंकार है, अर्थालंकार या उत्प्रेक्षा है? शब्दों की आवृत्ति है और उनके अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ घटा मतलब होता है बादल, और घटा मतलब होता है कम हो जाना। शब्दों की आवृत्ति है और उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, मतलब कि यमक अलंकार। और यमक किसका भेद है? यमक भेद है शब्द अलंकार का। कहती हुई यूं यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से बूण मानो हो गए पंकज नए। तो आप सभी जान रहे हो मानो, मनहु, जानो, जनो इत्यादि कौन से अलंकार में मिलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में। जहां एक वर्ण की या अनेक वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति हो, वहां वृत्या होता है, छेका होता है, श्रुत्या होता है। श्रुत्या लिखा हुआ है ये, श्रुत्या या लाटा होता है। आप सभी जानते हैं जहां केवल एक बार आवृत्ति होती है वहां क्या होता है बताओ? वहां होता है हमारा छेकानुप्रास अलंकार। यमक अलंकार होता है जब शब्दों की आवृत्ति होती है, भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग होता है, समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यमक अलंकार कहाँ होता है? आप जानते हैं यमक अलंकार वहां होता है जहां भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग होता है। जहां भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, ये लुप्तोपमा है, ये पा लिखा हुआ लुप्तोपमा है, यमक है, पूर्णोपमा है या मालोपमा है? कौन सा अलंकार है ये?
तो अब बताओ इसमें क्या उपमा के चार अंग हैं? हाँ सर, इसमें उपमा के चार अंग हैं, है ना। इसमें उपमेय भी है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तुलना बच्चे की गई है तो बच्ची क्या है? उपमेय है। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तुलना फूल से की गई है, मतलब फूल क्या है? उपमान है। जिस गुण के आधार पर तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। कोमलता के आधार पर तुलना की गई, कोमलता साधारण धर्म है। और तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द सी है। तो चारों अंग हैं यहाँ पर उपमा के, इसलिए ये पूर्ण उपमा है। देख लो साकेत, नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। विभावना, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति या काव्यलिंग? तो आप, इतना बड़ा कोई नगर हो सकता है जो स्वर्ग तक पहुंच जाए? ये तो बड़ा चढ़ा के वर्णन मिला। मतलब क्या है बताओ? अतिशयोक्ति अलंकार है, बड़ा चढ़ा कर वर्णन है। इतना बड़ा नगर तो नहीं हो सकता। जिस दिन देख ले कुसुम गई सुनी थी बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटेली डार। संदेह है, अन्योक्ति है, विरोधाभास है या अधिशयोक्ति है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इलिमिनेशन करके आंसर तक पहुंच जाओगे। कई बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में। तो देखो यार, यहाँ पर संदेह की तो कोई संभावना ही नहीं है। संदेह होता है तो या आपको मिल ही जाता है। कोई बड़ा चढ़ाकर वर्णन भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर अतिशयोक्ति भी नहीं होगा। ठीक है, किसी विरोध की बात भी नहीं हो रही। हाँ, अन्य तरीके से बात को कहा गया है। बात को कहने के लिए गुलाब का फूल का सहारा लिया गया है, कांटों का सहारा लिया गया है ना। कि अच्छे दिन तो 4 दिन के होते हैं, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर जीवन में क्या है बताओ? कष्ट ही कष्ट है। अब तो कांटे ही कांटे हैं। ठीक है, अन्य उक्ति अलंकार है। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये व्यापम का क्वेश्चन है, मतलब पेपर बनाने वाला फुल मूड में बैठता है। हाँ। नई नई शादी होगी, हुई होगी। है ना। यह अतिशयोक्ति अलंकार। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितऊ बरसो। वक्रोक्ति, अनुप्रास, प्रयोग दोनों या कोई नहीं? जहां कहा जाए कुछ और सामने वाला समझ बैठे कुछ और, वहां होता है वक्रोक्ति अलंकार। वहां क्या होता है साहब? वक्रोक्ति होता है। डबल मीनिंग। अलंकार के कितने भेद हैं? 10 हैं, 4 है, 3 है या 8 भेद है? अलंकार के कितने भेद होते हैं? 10, 4, 3 या 8? बताओ, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी जानते हो अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 4 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। पीपर पात शरिस मंडोला,
रूपक है, उपमा है, श्लेष है या अनुप्रास है? बताओ। पीपर पात सरिस मंडोला, उपमा है, रूपक है, श्लेष या अनुप्रास है? बोल दे दूं तो पोल ये रहा आपका। पीपर पात सरिस मंडोला, आप सभी जानते हो कि यहाँ पर सरिस मिला है। सा सी से सम सरिस समान इत्यादि कहाँ मिलते हैं? उपमा में मिलता है। सा सी से सम सरिस इत्यादि उपमा अलंकार में मिलता है। काव्य में जहाँ अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत कथन का बोध होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, यमक या अतिशयोक्ति? अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत मतलब कि अन्य का कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? जब अन्य माध्यम से बात को प्रकट किया जाए तो वहां होता है अन्योक्ति अलंकार। बोलो हाउ। वहां क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। जब अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत कथन का वर्णन किया जाए, अन्योक्ति अलंकार होता है। तो बताओ। सीता का मुख चंद्रमा के समान, कौन सा अलंकार है? तो सा सी से सम सरिस समान इत्यादि का प्रयोग उपमा अलंकार में होता है। शोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर अब तु परियो प्रभात। उत्प्रेक्षा, यमक, विभावना या प्रतीप? बताइए कौन सा अलंकार है? तो रस, छंद और अलंकार, ये तीनों ही काव्य के अंग कहलाते हैं, जो मैंने आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया। उन तीनों से ये मान के चलो 7 से 8 प्रश्न। तो आप जानते हैं कि जहां मानो, मनु, जानो, जनो इत्यादि शब्दों का प्रयोग मिलता है, वहां कौन से अलंकार की संभावना बनती है? उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, है ना। अगला क्वेश्चन, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक या अनुप्रास? चरण कमल। बताइए चरण कमल में कौन सा अलंकार होगा? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे उत्तर तक पहुंच जाओगे। किसी प्रकार की आवृत्ति तो मिल नहीं रही आपको, किसी वर्ण की, शब्द की आवृत्ति तो है नहीं, तो आवृत्ति नहीं है ना, तो अनुप्रास नहीं हो सकता। श्लेष होता तो किसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते, यहाँ कोई किसी शब्द में एक से ज्यादा अर्थ की संभावना ही नहीं बन रही, श्लेष भी नहीं है। मानो, मनु, जानो, जनो इत्यादि होता तो उत्प्रेक्षा होता। मानो, मनु, जानो, जनो इत्यादि नहीं है तो उत्प्रेक्षा भी नहीं है, तो बचा क्या? रूपक। मतलब चरण की तुलना कमल से नहीं की गई, चरण व कमल के बीच में इतनी ज्यादा तुलना कर दी गई है कि भेद ही नहीं हो पा रहा है। उपमेय उपमान में भेद कर पाना संभव ही नहीं है, दोनों एक दूसरे का रूप धारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस वर्णन में स्तुति प्रतीत हो परंतु वास्तव में वहां निंदा हो, वह कौन सा अलंकार होता है? व्याज स्तुति, व्याज निंदा, अन्योक्ति या व्यतिरेक?
ध्यान से सुनो, जहां वास्तव में निंदा होती है वहां ब्याज निंदा, और जहां वास्तव में स्तुति होती है वहां ब्याज स्तुति। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बच्चे बच्चे को पता है कि कौन सा अलंकार होगा, है ना। दृष्टांत, व्यतिरेक, वक्रोक्ति या अन्योक्ति, सभी को पता है कौन सा अलंकार होगा। अभी जानते हैं सभी, बताओ कि राणा सोचते रह गए और चेतक ने छलांग मार दी। ये कैसे हो सकता है कि राणा सोच रहा हूँ चेतक नदी पार कर गया? घोड़ा इतना ज्यादा महान तो नहीं हो सकता। घोड़ा की महानता का ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है, अतिशय वर्णन है। अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, तो क्या हो जाएगा? तो अतिशोक्ति। अतिशोक्ति ऐसे लिखा जाता है, ये शासकर का पूरा होता है अतिशोक्ति में, है ना। इसलिए इसकी वर्तनी शुद्धि कई बार पूछी जाती है। जो आधा सा लिखते हैं वो अतिशोक्ति गलत लिखते हैं, अतिशोक्ति में पूरा सा होता है। ठीक है। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे, रूपक श्लेष यमक या बहुब्री। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे। शब्दों की आवृत्ति हो और उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहां होता है यमक। तो देखो, तारे शब्द की आवृत्ति हुई है, तारे मतलब जेते तुम तारे, जितना तुमने उद्धार किया है, उतना तो नभ में तारे मतलब सितारे भी नहीं है। तो शब्दों की आवृत्ति हो और उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जहां भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों की आवृत्ति हो वहां क्या होता है? यमक। आ जाओ अगला देखो, तरनी तटुजा तटतमाल तरवर बहुछाए। तरनी तटुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, कौन सा होगा? उपमा, अनुप्रास, रूपक या श्लेष। तरनी तटुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, कोई बात नहीं सत्यम। आप जानते हो ता 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 ता, जहां पर किस वर्णों या शब्दों की आवृत्ति मिलती है ना वहां अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? आवृत्ति होता है। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ ही आवृत्ति होता है। यह देखिए अरविंद से कैसे शिशुवंश हो रहे। देखो क्वेश्चन नंबर पे मत जाओ, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो जाए उस पे मत जाओ, आपको तो टोटल क्वेश्चन अटेंड करना है। आपको तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है। यह देखिए अरविंद से कैसे शिशुवंश हो रहे। उपमा, यमक, अनुप्रास या रूपक। अरविंद मतलब होता है कमल, और ये शिशु लिखा हुआ है, शिशु वृंद। तो कमल से तुलना कर दी है, शिशु वृंद की तुलना कमल से कर दी, तुलना करने के लिए से का प्रयोग हुआ है, मतलब क्या जाएगा? मतलब हमारा आंसर चला जाएगा उपमा अलंकार। चलो, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न पर्याप्त थे प्यारे साथियों। आज के लिए इतने प्रश्न पर्याप्त थे। आज की क्लास में हमने रस की प्रैक्टिस कर ली, हमने छंद वाले अध्याय की प्रैक्टिस कर ली, और हमने अलंकार वाले अध्याय की प्रैक्टिस कर ली। रस, छंद और अलंकार वाले अध्याय की हमने प्रैक्टिस कर डाली। हेलो, हाँ बोलो। नमस्कार नमस्कार। सर। मैंने आपका हिंदी का रिकॉर्डेड लेक्चर लिया है 59 वाला पूरे। तो सर इसमें आपने समास और कि सर आपने बोले थे कि क्वेश्चन डालेंगे ग्रुप में, तो सर मुझे ग्रुप में क्वेश्चन नहीं मिले। कोई बात नहीं, अभी मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तब प्रैक्टिस कर लेना स्पेशल क्लास में। यार सर कंप्यूटर की जो 3 क्लासेस सर 3 क्लास बची है वो कब होगी? उसका मैं नोट दे दूंगा। एमएस ऑफिस बचा है, एमएस ऑफिस के नोट्स देने का सोच रहा हूँ मैं। ओके सर, ठीक है, थैंक ओके। अच्छा, तो देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स रहे हैं, है ना। लीडर बोर्ड देख लो एक बार कि किसके कितने मार्क्स रहे। और आप सभी बारे साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू रहेंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए पटवारी के लास्ट
टाइम पर 45 दिन में कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए 45 डेज के लिए एक नया बैच चालू किया गया जो अनअकैडमी स्टोर पर लाया गया है। अनअकैडमी स्टोर पर आप पटवारी का प्रैक्टिस बैच एवं स्ट्रेटेजी बैच एवं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मुश्किल से 300-400 रुपए का बैच होगा। और इसमें प्यारे साथियों, आपको हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे कि लास्ट टाइम पे कौन कौन से टॉपिक की आपको प्रैक्टिस कब कब करनी चाहिए। आपको पहले से पता होगा कि अगला टॉपिक क्या आने वाला है ना, और उस टॉपिक की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे अनअकैडमी स्टोर पर, है ना। तो पटवारी का बैच आ रहा है, ठीक है, 3 फरवरी से, और आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी आपको प्यारे साथियों 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। जो रिपब्लिक डे का ऑफर था इसको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 31 जनवरी तक यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ये डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो इस कोड का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस कोड SA+ एंड यू कैन गेट डिस्काउंट, ठीक है। चलो, सो मैं आपको एक बार लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ कि लीडर बोर्ड में आपके कितने नंबर आए हैं, क्या स्थिति रही है, क्या आपकी रैंक रही है। एक बार आप देख सकते हो लीडर बोर्ड। तो इंदर अभी भी पहले स्थान पर है 99 क्वेश्चन में से। इंदर, अर्चिता अभी भी दूसरे स्थान पर है, निकिता अभी भी तीसरे स्थान पर है, नरगिस का चौथा स्थान है, नरगिस की रैंक इंप्रूव हुई है। प्रियम, नंदनी, कीर्ति, शैलेंद्र, एकता और डॉली, है ना, रैंक में परिवर्तन हुआ है। बाकी लोगों को भी अपनी रैंक पता लग रही होगी, है ना। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी रैंक को। और यहाँ पर आपको पोल का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप पोल टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको घर बैठे ये पता लगता है कि आपकी रैंक क्या है। और जितनी भी स्पेशल की क्लासेस होती हैं फ्री होती हैं। ऐसी ही प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस प्लस पर भी आ रही हैं अनअकैडमी स्टोर पर। पटवारी का बैच 300-400 रुपए में आपको मिल जाएगा अनअकैडमी स्टोर पर, जिसमें आप लास्ट 45 दिन में कैसे पटवारी को पढ़ें इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए हाउ, है ना, सभी को अच्छा लगा। तो इस तरीके से मैं बहुत जल्दी ही साइंस का प्रैक्टिस सेशन भी प्लान कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं साइंस का प्रैक्टिस सेशन भी प्लान कर रहा हूँ, है ना। और अभी 7 बजे यूट्यूब चैनल पर क्लास है। 7 बजे यूट्यूब चैनल पर क्लास है ना। और इसमें मैं आपको ध्वनि वाला अध्याय पढ़ाऊंगा। फिजिक्स चल रही है यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर जो फिजिक्स चल रही है उसमें मैं ऊष्मा पढ़ा चुका हूँ आपको, ध्वनि वाला अध्याय में पढ़ाऊंगा आज आपको, है ना। चलिएगा, एक बार और लीडर बोर्ड दिखा दें। लीडर बोर्ड एक बार और देख सकते हो, ये रहा लीडर बोर्ड। चलिए, सभी ने देख लिया। टॉप 10 लोगों के मार्क्स दिख रहे हैं मुझे, बाकी लोगों की नहीं दिख रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे केवल टॉप 10 लोगों के मार्क्स दिख रहे हैं, बाकी लोगों की नहीं दिख रहे हैं। आप लोगों को अपनी अपनी रैंक दिख रही होगी। एक बार जरा बताओ किसकी कितनी रैंक रही है। स्नेहा 13 रैंक रही है, चलो ठीक है, आसपास ही हो आप भी, टॉप 10 के आसपास हो। 11 सुमन, आयुषी, मीना थोड़ा सा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। नवीन 18, शिनू, कीर्ति 7 रैंक की। टॉप 10 लोगों की तो मुझे पता है, ठीक है। 25, 47, 64 रैंक रही है। डॉली टॉप 10 में कोई बात नहीं है, जो लोग टॉप 10 में उनकी दिक्कत नहीं है। चलो, तो रोकते हैं फिर आज की क्लास को यहीं पर। 7 बजे मुलाकात करेंगे यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, 22 ही अटेम्प्ट किया था आपने, कोई बात नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।